हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 26 मई 2023 के करंट अफेयर के साथ। आप करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, वहीं पर आपको डेली की फ्री पीडीएफ मिल जाती है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर, लेकिन कल के क्वेश्चन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। कल मैंने आपसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा था कि रूसी क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। तो इनका पूरा नाम है व्लादिमीर लेनिन। इन्हीं को रशियन रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भगत सिंह किसकी फिलॉसफी को पढ़ते थे। तो भगत सिंह व्लादिमीर लेनिन की ही फिलॉसफी को पढ़ते थे। इतना ही नहीं, भगत सिंह अपने आखिरी दिनों में लाहौर जेल के अंदर व्लादिमीर लेनिन की ही किताब पढ़ रहे थे। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में ये कौन सी संस्था है जिसने उड़ीसा सरकार के साथ एक पैक्ट साइन किया है, और इस पैक्ट की मदद से उड़ीसा के अंदर जो हायर एजुकेशन के छात्र हैं उन सभी को रोजगार में बढ़ावा मिलेगा। तो ये जो संस्था है ये एक नहीं बल्कि दो कंपनीज हैं, एक तो इन्फोसिस और दूसरी नेस्कॉम। तो दोनों ने मिलकर उड़ीसा सरकार के साथ ये पैक्ट साइन किया है। तो देखिए है क्या, दरअसल इस पहल की शुरुआत उड़ीसा सरकार की तरफ से करी गई, और उड़ीसा सरकार ने इन दोनों कंपनीज के साथ ये पैक्ट इसलिए साइन किया है कि इन्फोसिस और नेस्कॉम दोनों उड़ीसा के अंदर पढ़ने वाले हायर एजुकेशन के जो बच्चे हैं उन सभी को ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। ये ट्रेनिंग इस तरीके से दी जाएगी कि जो हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता लगे कि आज की डेट में वर्क कल्चर क्या है ऑफिस का। आज की डेट में आपकी पर्सनालिटीज में क्या क्या चीजें बड़ी कंपनीज देखती हैं। जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स को आगे चल के हैंडल करोगे तो किस तरीके से आप उन्हें एफिशिएंटली हैंडल कर पाओगे। तो इस तरीके से ये जो न्यू डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स हैं ये दोनों कंपनीज उड़ीसा के अंदर 8 लाख स्टूडेंट्स को देंगे। कितने? 8 लाख छात्रों को इसका फायदा सीधा सीधा मिलेगा। देखिए, आम तौर पर ये देखा जाता है जो एकेडमिक्स होते हैं, हमें जब हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं तो चाहे आप कितनी भी प्रोफेशनल स्टडीज कर लीजिए, वहां पर आपको भले ही लगे कि आप दरअसल ऐसा ही काम करोगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। जब आप अपनी डिग्री लेकर बाहर निकलते हो और आप किसी कंपनी में काम करने जाते हो तो वहां पर आपको पता लगता है कि वर्क कल्चर तो बिल्कुल अलग ही है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो एकेडमिक्स नॉलेज है वो वहां पर बहुत ज्यादा काम नहीं आती है, बट आपका जो एक्सपीरियंस है या आपका जो आईक्यू है वो वहां पर काम आता है। तो एकेडमिक्स एक बेस है, एक नींव है, लेकिन काम करने का जो कल्चर है, तरीका है, वो बहुत अलग हो जाता है। तो ये ट्रेनिंग इन स्टूडेंट्स को आज के हिसाब से ये अपडेटेड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगी। नेस्कॉम एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1988 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर पहले नई दिल्ली था, अब इसका हेडक्वार्टर नोएडा शिफ्ट हो चुका है। इन्फोसिस तो आप जानते ही हैं, 1981 में इसकी स्थापना करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है गणेशी लाल। अभी हाल ही में ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा डिजिटल ऑन बोर्डिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सारथी। ये जो सारथी नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ये इन्होंने पॉस टर्मिनल्स के लिए लॉन्च किया है। आप लोग इस मशीन को तो जानते ही होंगे। इसमें कार्ड इंसर्ट करके यहाँ से पेमेंट भी करी जाती है, साइड से कार्ड स्वाइप करके भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो इसको बोला जाता है, इस मशीन को, पॉस टर्मिनल। यहाँ पर पॉस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? पॉइंट ऑफ सेल। अब ये जो मशीन है, इस मशीन में जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है उसी का नाम है डिजिटल ऑन बोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी। ठीक है, तो इसको एक्सिस बैंक के द्वारा बनाया गया है, और एक्सिस बैंक ने जो नया इंटरफेस बनाया है सारथी नाम का, इसका मेन उद्देश्य ये है कि अब इसमें जो पेमेंट चेक्स हैं वो ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। मतलब कहने का कि कोई भी व्यापारी अपना पेमेंट अगर ट्रांसफर करना चाहता है इसके थ्रू तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक वीडियो वेरिफिकेशन होगा। तो वीडियो वेरिफिकेशन जब तक नहीं हो जाता तब तक आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो मतलब पहले से ज्यादा इसको सिक्योर बना दिया गया है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, और इसके चेयरपर्सन हैं राकेश मखीजा। कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में करी गई थी, हेडक्वार्टर है इसका बैंगलोर। एचडीएफसी बैंक 1994, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 और इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई। यह कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए श्योरिटी बॉन्ड बीमा लॉन्च किया है? तो इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। एसबीआई जनरल ने यह श्योरिटी बॉन्ड बीमा क्यों लॉन्च किया है? देखिए है क्या, जब कोई व्यक्ति बिडिंग करता है
ठीक है, जब नीलामी में अपनी बोली लगाता है, तो कई बार क्या होता है कि लोग इसमें घपला कर देते हैं। मतलब जो नॉर्म्स हैं उनका वायलेशन करते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको ब्रीच करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बाद में आप बिडिंग से नहीं हट सकते। नीलामी आपने बोली तो लगाई, लेकिन जब आप देख रहे हो आपके फेवर में चीजें नहीं जा रही हैं, तो कई बार लोग अपनी बोली को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बात को एश्योर करने के लिए एसबीआई जनरल ने इनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए श्योरिटी बॉन्ड बीमा लॉन्च किया है। मतलब आपको अगर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कोई भी दिलचस्पी है, अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, तो आपको बॉन्ड बीमा लेना ही होगा। बॉन्ड बीमा अपने आप में ये बुनियादी श्योरिटी होगी कि आपने एसबीआई को इतना पैसा दे दिया है। ठीक है, मतलब आपने इतने की बोली लगा दी है। बेसिकली ये जो बॉन्ड्स हैं ये दो तरीके के लॉन्च करे गए हैं। एक कंडीशनल बॉन्ड लॉन्च करे गए हैं, एक अनकंडीशनल बॉन्ड लॉन्च करे गए हैं। आप दोनों में से जिस भी तरीके की बिडिंग करना चाहते हो आप कर सकते हो। कंडीशनल बॉन्ड आपके उस टाइम पर काम आएंगे, कई बार नीलामी ऐसी होती है, बोली ऐसे लगाई जाती है कि अगर ये वस्तु इतने तक आई तो मैं इसे परचेज कर लूंगा, मतलब इसके रेट अगर इतने तक गिरे तो मैं इसे परचेज कर लूंगा। तो ये कंडीशनल हो गई बॉन्डिंग। एक होती है अनकंडीशनल, कि आपने बस बोल ही दिया कि मुझे इतने की बिडिंग करनी है, मैंने इतना पैसा लगा दिया है इस पे, तो फिर आप इसमें विड्रॉ नहीं कर सकते। इसको अनकंडीशनल बॉन्ड के तहत आप ले सकते हो। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जो है इसकी स्थापना साल 2009 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और एसबीआई जनरल के जो सीईओ हैं ये हैं के पोलू दासु। क्या नाम है? के पोलू दासु। अभी हाल ही में ये कौन सी भारतीय कंपनी है जिसको बीसीजी की टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स 2023 में शुमार किया गया है? तो यहाँ पर बीसीजी का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ठीक है, और ये जो ग्रुप है ये अमेरिका का ग्रुप है। मतलब आप एक ऐसे कंपनी ही मान लो, ये एक सर्वेइंग कंपनी है। तो बीसीजी ने अभी एक रिपोर्ट जारी करी है, दुनिया की सबसे इनोवेटिव फर्म्स की लिस्ट जारी करी है। तो इसमें टॉप 50 में इकलौती भारतीय कंपनी है जिसको जगह मिली है, और ये है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप को इस टॉप 50 में 20वीं पोजीशन पर शामिल किया गया है। अगर टॉप 5 की बात करें तो नंबर 1 पे रही एप्पल। जी हाँ, एप्पल इनकॉर्पोरेशन की मैं बात कर रहा हूँ जिसका आईफोन है। दूसरे नंबर पे टेस्ला रही, एलॉन मस्क की कंपनी है ये। तीसरे नंबर पे अमेजॉन रही, जेफ बेजोस की। चौथे नंबर पे अल्फाबेट रही। अल्फाबेट तो आप जानते ही है ना, गूगल की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और पांचवें नंबर पे रही माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, बिल गेट्स की। तो ये जो टॉप 5 कंपनी है, ठीक है, ये सभी अमेरिकी कंपनी है जिनको टॉप 5 में यहाँ पर जगह मिली है मोस्ट इनोवेटिव फर्म के रूप में। और बीसीजी की अगर बात करें, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इसकी स्थापना 1963 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका का मैसाचुसेट। अभी हाल ही में भारत के द्वारा ये कौन सा देश है जिसको 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स दिए गए हैं? तो भारत सरकार ने ये 20 इंजन बना कर दिए हैं, 20 रेलवे इंजन बना कर दिए हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है और यहाँ पे राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। क्या नाम है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। ये अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए थे, इसलिए ध्यान रखिएगा, इस बार आपसे सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बांग्लादेश और भारत के बीच में आगे आने वाले टाइम में पैसेंजर ट्रेन बढ़ाए जाने की बात भी चल रही है। इस टाइम पर बांग्लादेश और भारत के बीच में 3 पैसेंजर ट्रेन चल रही हैं। कौन कौन सी? एक तो सबसे पुरानी है मैत्री एक्सप्रेस चल रही है। मैत्री जो है ये कोलकाता से लेकर ढाका तक चलती है। उसके बाद जो दूसरी चलाई गई थी ये कोविड पैंडेमिक से पहले चलाई गई थी, और इसका नाम है बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, जो बंधन है ये कलकत्ता से लेकर खुलना तक कनेक्ट करती है। और जो तीसरी अभी हाल ही में चलाई गई है पिछले साल, इसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। माफी चाहता हूँ, मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस ये न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर ढाका तक कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो मैत्री हो गई, बंधन हो गई और मिताली हो गई, ये 3 पैसेंजर ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच में चल रही है। और ये जो 20 इंजन सौंपे गए हैं बांग्लादेश सरकार को, इसको बनाने में 100 करोड़ की लागत आई है। ये एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते भारत सरकार ने बांग्लादेश को एक सपोर्ट किया है। बांग्लादेश एक हमारे बेस्ट नेबर्स में से एक है, और नेबर्स को इस तरीके का जब सपोर्ट दिया जाता है तो ये सपोर्ट्स डिप्लोमेटिक रिलेशन के अंतर्गत आते हैं। आने वाले टाइम में एक लॉन्ग टर्म के लिए ये रिलेशनशिप बिल्डअप करने का काम करते हैं। ये कौन सा शहर है जहां पर G20 की
एंटी करप्शन मीटिंग का दूसरा संस्करण आयोजन किया गया अभी हाल ही में। तो इस बार G20 का एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का दूसरा संस्करण उत्तराखंड में आयोजित किया गया। उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है नरेंद्र नगर। क्या नाम है? नरेंद्र नगर। वहीं पर इसका आयोजन किया गया। आपको पता है पहली मीटिंग कहाँ पर आयोजित करी गई थी? तो इसका पहला संस्करण गुरुग्राम में आयोजित किया गया था, 1 से लेकर 3 मार्च तक। और जो ये वाली मीटिंग है, ये मीटिंग कल से शुरू हुई है, मतलब 25 तारीख से शुरू हुई है और ये 27 मई तक चलेगी। 3 दिवसीय है ये भी। G20 की स्थापना साल 1999 में करी गई थी। G20 19 देशों और यूरोपियन यूनियन का एक समूह है। G20 की अध्यक्षता अगले साल 2024 में ब्राजील करेगा। और इस साल भारत कर रहा है। भारत ने अध्यक्षता किससे ली है? इंडोनेशिया से। मतलब 2022 में इंडोनेशिया ने लीड किया था, 2023 में भारत कर रहा है और 2024 में ब्राजील करेगा इसको लीड। ये कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा अभी हाल ही में भारत के रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए आरसीएस उड़ान योजना का 5.1 वर्जन लॉन्च किया गया है? तो देखिए, उड़ान योजना में उड़ान का पूरा मतलब क्या है? उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। और ये जब योजना लॉन्च करी गई थी, इसका मेन उद्देश्य ये था कि भारत के कोने कोने में फ्लाइट कनेक्टिविटी सरकार प्रोवाइड करना चाहती है। तो ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट जब कनेक्टेड रहेंगी तो लोग देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बहुत आसानी से आ जा सकेंगे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है और इसी के द्वारा 5वां वर्जन अभी। इस वर्जन के तहत जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं वहां पर कनेक्टिविटी को प्रमोट किया जाएगा। और भारत सरकार अब आरसीएस उड़ान योजना के अंतर्गत हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी पर भी ध्यान देगी। पिछले कुछ समय में 46 हेलीकॉप्टर मार्गों का संचालन भी किया गया है, 46। ये कौन सी कंपनी है या आप बोल सकते हो कौन सा बैंक है जिसके अभी हाल ही में डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जय कुमार एस पिल्लई को अपॉइंट किया गया है? तो ये आईडीबीआई बैंक के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। और जो जय कुमार एस पिल्लई हैं, इनका एक अच्छा खासा कार्यकाल रहा है कैनरा बैंक में। ये कैनरा बैंक में 30 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं, अब आप ये समझ लीजिए। तो अब ये अपॉइंट किए गए हैं आईडीबीआई बैंक में। आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1964 में करी गई थी। ये एलआईसी की सब्सिडरी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आईडीबीआई बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई। अभी हाल ही में इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसको इलेक्ट किया गया है? तो ये है डॉक्टर के गोविंद राज। पहली बार हो रहा है जब इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन में किसी भारतीय को प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। और दरअसल ये डायरेक्ट नियुक्ति नहीं होती है, ये वहां पर वोटिंग कराई जाती है और वोटिंग के तहत पर्टिकुलर व्यक्ति को इलेक्ट किया जाता है। तो दिस इज फर्स्ट टाइम व्हेन एन इंडियन इज गोइंग टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। और ये किसको सक्सीड कर रहे हैं? ये जगह ले रहे हैं अब शेख साउद अली अल थानी की। किसकी? शेख साउद अली अल थानी। और ये कतर से बिलोंग करते थे। यही अभी तक प्रेसिडेंट थे, अब इनकी जगह लेंगे के गोविंद राज। और फीबा, इसको फीबा बोलते हैं, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 1932 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। और ध्यान रखिएगा, जो डॉक्टर के गोविंद राज हैं, ये बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी प्रेसिडेंट हैं। तो भारत में तो ये बास्केटबॉल बोर्ड के प्रेसिडेंट नहीं है, अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होंगे। अभी हाल ही में एक किताब है जिसका नाम है टाइम शेल्टर। इस किताब के लिए किसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये दो लोग हैं। एक तो राइटर हैं इसके, जिनका नाम है जियोर्जी गोस्पोदिनोव। और साथ में इनके जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं, इनका नाम है एंजेला रोदेल। तो ऑथर है जियोर्जी, और जो ये एंजेला है, ये इसकी ट्रांसलेटर है। और जो जियोर्जी हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये बुल्गारियन राइटर है, बुल्गारिया से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने ये किताब लिखी हुई है बुल्गारियन लैंग्वेज में। और जो एंजेला रोदन है, इन्होंने इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया हुआ है। तो दोनों को एक साथ इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। साथ में 50,000 पाउंड की धनराशि दी जाती है इसके साथ, जो कि दोनों में बराबर से बांटी गई है। 25,000 पाउंड इनको मिले हैं, 25,000 पाउंड इनको मिले हैं। और ऐसा पहली बार भी हो रहा है जब किसी राइटर की बुल्गारियन में लिखी गई किताब को इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है, ये लंदन के स्काई गार्डन में दिया गया है। अभी हाल ही में ये कौन सा इवेंट है जिसमें भारत ने 2 सीनियर इंडिविजुअल मेडल जीते हैं पहली बार?
इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप स्टेज में। तो इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप स्टेज है, ये कजाकिस्तान के अलमाती में आयोजित करी जा रही है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि दो सीनियर इंडिविजुअल मेडल भारत ने एक साथ जीते हैं। तो ये इवेंट में जीते हैं विमेंस स्कीट इवेंट में। और ये जो दोनों हैं ये भारतीय खिलाड़ी हैं। और इनमें से नाम क्या है तो ध्यान रखिएगा, एक तो है गनीमत शेखोन, क्या नाम है, गनीमत शेखोन। और जो दूसरी खिलाड़ी हैं इनका नाम है दर्शना राठौर। तो इन दोनों ने मिलकर विमेंस स्कीट में 2 मेडल भारत के लिए जीते हैं। अब जो शेखोन है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। और जो दर्शना राठौर है इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। ये चीज ध्यान रखने वाली है। अब सवाल ये उठता है गोल्ड किसने जीता, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो गोल्ड जीतने वाली जो खिलाड़ी है इनका नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये कजाकिस्तान की ही खिलाड़ी है और इनका नाम है असीम ओरिनबे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, असीम ओरिनबे, ठीक है। इन्होंने गोल्ड जीता है इसमें। कॉमनवेल्थ दिवस हर साल 24 मई को मनाया जाता है भारत में। इस बार की कॉमनवेल्थ की थीम क्या है, तो इस बार की इसकी थीम रही फॉर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। ध्यान रखिएगा कॉमनवेल्थ डे भारत में तो 24 मई को मनाया जाता है, लेकिन पूरे दुनिया में ग्लोबली इसको 13 मार्च को मनाया जाता है। तो 2 दिवस हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज किन्हें बोला जाता है या कॉमनवेल्थ नेशन किसे बोलते हैं? दुनिया में वो देश जिनमें कभी ना कभी ब्रिटेन ने राज किया है, उन सभी देशों को कॉमनवेल्थ नेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो, भारत है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया पर भी ब्रिटेन ने राज किया है। तो ये दुनिया के वो कंट्रीज हैं, जैसे कि श्रीलंका भी आप देख सकते हो यहाँ पर शुमार है। ओके, तो ये सारे वो कंट्रीज हैं जहां पर कभी ना कभी ब्रिटेन ने अपनी लीडरशिप करी है। तो उन सभी को कॉमनवेल्थ नेशन के नाम से जाना जाता है। कॉमनवेल्थ नेशन ग्रुप जो है इसकी स्थापना करी गई थी 1931 में। और जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं इस टाइम पे, ये 56 मेंबर कंट्रीज हैं इसके। इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है शरत बाबू। अभी हाल ही में 71 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये कौन थे, तो शरत बाबू अभिनेता थे, एक्टर थे। और ये कौन से रीजन के थे, तो ये तमिल और तेलुगु सिनेमा से बिलोंग करते थे। और इन्होंने अपने कार्यकाल में पूरे करियर में 200 से ज्यादा फिल्में करी हुई हैं। इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया हुआ है। 1973 में इन्होंने डेब्यू किया था। और इतना ही नहीं, जो सिनेमा के क्षेत्र में नंदी अवार्ड दिए जाते हैं तो इनको एक दो नहीं बल्कि 8 नंदी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो 71 की उम्र में शरद बाबू का निधन हो गया। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं ये जो आईपीएल 2023 चल रहा है, इस बार कौन सा संस्करण इसका खेला जा रहा है? 15वां, 16वां, 17वां या 18वां? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। कि आपको तो पता ही है अभी क्या है कि मुंबई इंडियंस ने लखनऊ को हरा दिया है। और अब मुंबई इंडियंस भिड़ेगी किससे? आज शाम को ये टीम भिड़ेगी गुजरात से। और गुजरात और मुंबई में से जो भी जीतेगा वो चेन्नई के साथ फाइनल खेलेगा 28 तारीख को। बाकी आप सभी में से अगर नहीं पता है कुछ लोगों को तो बता दूं, 29 मई से इस बार के सीजीएल 2023 के लिए और 2023 के सभी एग्जामों के लिए अभिमन्यु सीरीज लेकर आ रहा हूं यूट्यूब पर एक्सक्लूसिव। डेली रात में 9 बजे क्लास होगी। 15 दिन की ये सीरीज होगी, 1500 एमसीक्यूज इसमें मैं आपके कवर करूंगा। चाहे फिर आप कोई भी एग्जाम दे लीजिएगा, ताबड़तोड़ बैटिंग होगी इस पूरी सीरीज में। तो 29 तारीख से ये स्टार्ट हो रही है सीरीज। 28 को आपका आईपीएल खत्म हो जाएगा, उसके बाद सभी लोग बिल्कुल फ्री हैं। ताबड़तोड़ जम के मेहनत करेंगे और देखते हैं इस बार सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। और ये जितना भी पूरे सेशन होंगे इन सब के सेशन के बाद आपसे टेलीग्राम पर और एग्जाम इंजन पे इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दी जाएगी। तो फिलहाल 29 मई से कमर कस लीजिए, आईपीएल खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक भी बहाना नहीं चाहिए। सिर्फ 1 महीने का आप समय बचा हुआ है, जान लड़ा देंगे इस बार। और जो पिछली वाली कमियां हैं उन्हें हटाकर इस बार फिर से सिलेक्शन लेने की कोशिश करेंगे। और कोशिश क्या, इस बार लेकर आएंगे सिलेक्शन। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में अभी भी आपके पास समय है कि आप लाइव रनिंग जीएसजीके का फाउंडेशन बैच फॉलो कर सकते हो। इस बैच की खास बात यह है कि इसमें वीओडी प्लस लाइव क्लासेस चल रही हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की लाइव क्लासेस चल रही हैं। मेरी वन लाइनर की लाइव क्लासेस चल रही हैं। और एक ही बार में जैसे ही आप एनरोल करते हो तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स की आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है। और इस बैच में अब मैंने आपके 1500 एमसीक्यूज फ्री कर दिए हैं। ये 1500 एमसीक्यूज दूसरे हैं जो अभिमन्यु सीरीज से काफी डिफरेंट हैं। तो इनको मैंने फ्री कर दिया है इस बैच में। तो अब आपको इस बैच में 1500 एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। 2023 का आप कोई भी एग्जाम दे लीजिएगा, इस बैच की मदद से आप फोड़ के ही आने वाले हो। बाकी आप एग्जाम इंजन में रिकॉर्डेड बैच भी केवल
हिस्ट्री या केवल पॉलिटी, इन सभी के भी ले सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।